हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज जो हमारा लेक्चर है वो है सोयाबीन क्रॉप पर। ठीक है, ये ऑयलसीड क्रॉप हमारी चल रही है। ऑयलसीड क्रॉप में हम आज पढ़ रहे हैं सेकेंड क्रॉप। इससे पहले हमने ग्राउंडनट क्रॉप को पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे सोयाबीन क्रॉप। ठीक है, कुछ बच्चों के मैसेज भी आए थे कि सर जो हमारा कोर सीरियल्स जो बचे हैं, मतलब मोटे अनाज जैसे कि रागी, कोदो, कुटकी, वो भी कंप्लीट करवाएंगे। लेकिन पहले हम जो मेजर क्रॉप है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद जो आपकी रिमेनिंग कोर्स रहेंगी वो जो बची हुई क्रॉप रहेगी उसको भी हम कंप्लीट करवाएंगे। पहले जो है महत्वपूर्ण जो फसलें हैं उनको कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, सोयाबीन क्रॉप के बारे में। सोयाबीन जो है ये मध्य प्रदेश की बहुत ही अति महत्वपूर्ण फसल है और यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि सोयाबीन क्रॉप जो है पूरे अगर वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो 50% एरिया प्रोडक्शंस कवर करती है ये ऑयलसीड के अंदर। जितनी भी ऑयलसीड क्रॉप होती है, जितनी भी ऑयलसीड क्रॉप है उनमें 50%, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में 50% तक एरिया प्रोडक्शन ये कवर करती है। क्यों करती है? आपने सुना होगा कि पूरे विश्व में, अगर वर्ल्ड की बात करें, विश्व में सबसे ज्यादा कौन सा खाद्य ऑयल, वेजिटेबल ऑयल उपयोग किया जाता है? तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा खाद्य उपयोग किया जाता है वेजिटेबल ऑयल, सोयाबीन का। सोयाबीन का तेल सबसे ज्यादा खाया जाता है विश्व के अंदर। लेकिन भारत के अंदर सोयाबीन का तेल सबसे अधिक नहीं खाया जाता। ठीक है, भारत के अंदर बात करें तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा ग्राउंडनट, मस्टर्ड, उसके बाद सोयाबीन। लेकिन विश्व की, वर्ल्ड की बात की जाए तो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा सोयाबीन, फिर ग्राउंडनट और फिर मस्टर्ड। ठीक है, तो सारी चीजें, सारे फैक्ट पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सोयाबीन को और क्या बोला जाता है। देखो, सोयाबीन क्रॉप की बात करें तो इसको क्या क्या बोला जाता है। सोयाबीन क्रॉप को येलो ज्वेल भी बोला जाता है। ध्यान रखना, क्या बोला जाता है? येलो ज्वेल भी बोला जाता है। ठीक है, येलो ज्वेल मतलब पीला सोना भी इसे कहते हैं। क्या याद रखोगे? पीला सोना। पूछा जाता है पीला सोना किस फसल को कहा जाता है? तो पीला सोना जो है, येलो ज्वेल जो है, सोयाबीन क्रॉप को कहा जाता है। दूसरी बात, इसको वंडर क्रॉप भी कहते हैं। ठीक है, इसको वंडर क्रॉप भी कहते हैं। वंडर क्रॉप इसको क्यों कहते हैं? अभी मैंने बताया कि पूरे जो ऑयल है, जो हम खाते हैं, तेल हम सब्जी बनाते हैं जिसकी, विश्व में सबसे ज्यादा जो है सोयाबीन का ही तेल जो है यूज किया जाता है। वंडर क्रॉप, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? चमत्कारिक फसल कहते हैं। वंडर क्रॉप को वंडर ही बोलेंगे या जादुई फसल बोलते हैं इसको। चमत्कारी फसल बोल सकते हो या जादुई फसल बोल सकते हो। देखो, हिंदी से ज्यादा इंग्लिश के जो टर्म याद करना ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में आपको वंडर क्रॉप ही मिलेगा लिखा हुआ। लेकिन अगर आप हिंदी देखने जाओगे तो हिंदी में कई सारे शब्द बन जाते हैं, कई सारे पर्यायवाची बन जाते हैं। चमत्कारी लिख सकता है, जादुई लिख सकता है। ठीक है, कई सारे शब्द बन जाते हैं, लेकिन इसको वंडर ही बोला जाएगा इंग्लिश में। तो इंग्लिश वर्ड भी आपको ध्यान में रखना है। नंबर 3 बात करते हैं सबसे ज्यादा, इसको क्या बोला जाता है? येलो गोल्ड ऑफ अमेरिका। येलो गोल्ड ऑफ अमेरिका भी इसे कहा जाता है। मीन्स अमेरिका का पीला सोना। ठीक है, अमेरिका का पीला सोना भी इसे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है पीला सोना? अभी मैंने बताया कि विश्व में सबसे ज्यादा, अगर किसी ऑयल सीड, तेल वाली फसल का जो उत्पादन और क्षेत्र है वो सोयाबीन का ही है। और विश्व में ज्यादातर यूएसए की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहां सबसे ज्यादा जो है सोयाबीन ऑयल का ही यूज किया जाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा यूएसए में ही सोयाबीन की आप देखने जाओगे ना, जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप की बात करें तो सबसे ज्यादा सोयाबीन ही है वहां पे। क्लियर है? तो ये कुछ इसके नाम हो गए, येलो ज्वेल, वंडर क्रॉप। और इसको एक और चीज बोला जाता है, क्या? फोर्ट ऑफ सोयाबीन। फोर्ट ऑफ सोयाबीन किसे बोलते हैं? एमपी को। मध्य प्रदेश को सोयाबीन का किला कहा जाता है। याद रखना, क्या? मध्य प्रदेश को सोयाबीन का किला कहा जाता है। सोयाबीन का किला कहा जाता है, फोर्ट ऑफ सोयाबीन। सोयाबीन का किला कैसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को सोयाबीन का किला कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा उत्पादन, सबसे ज्यादा एरिया जो है
सोयाबीन का वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। याद रखना, एरिया और प्रोडक्शन दोनों, मैं बात करता हूँ एरिया और प्रोडक्शन दोनों मैंने लिख दी, एरिया और प्रोडक्शन दोनों जो है मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको सोयाबीन का किला, मध्य प्रदेश को सोयाबीन का किला कहा जाता है। और ये जो फसल है ये मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है। याद रखना, ये जो फसल है ये मध्य प्रदेश, सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश की क्या है, राजकीय फसल है। ये मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है, राजकीय फसल है, मध्य प्रदेश की ये राजकीय फसल है। याद रखना, मध्य प्रदेश की ये राजकीय फसल है। क्लियर है? तो ये तो बेसिक जानकारी हो गई इसके बारे में, किसको और क्या क्या कहा जाता है। अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन। सबसे पहली चीज़ क्या आती है, वही हमारा बोटनिकल नेम, कि इसका वानस्पतिक नाम क्या है। इसके वानस्पतिक नाम की जब बात करते हैं बच्चों, देखो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले से ही आपको लिस्ट दे दी है कि किस फसल का वानस्पतिक नाम क्या है, कॉमन नाम, सामान्य नाम क्या है उसका, उसकी फैमिली कौन सी है, क्रोमोसोम नंबर क्या है, उत्पत्ति स्थान क्या है। ठीक है, वो आप एक साथ पढ़ सकते हो, पर क्रॉप के साथ हम दोबारा पढ़ते हैं तो हमारा रिवीजन होता है। तो वानस्पतिक नाम की बात करो तो इसका वानस्पतिक नाम क्या है, ग्लाइसिन मैक्स। क्या नाम है, ग्लाइसिन मैक्स। क्या नाम है इसका, ग्लाइसिन मैक्स इसका नाम है। क्या नाम है इसका वानस्पतिक नाम, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन मैक्स इसका वानस्पतिक नाम है। ठीक है, अब ये जो है ऑयलसीड क्रॉप है, इसको और एक चीज याद रखना, ये ऑयलसीड क्रॉप तो है, साथ में इसको और क्या बोला जाता है, मैं यहीं पे ऐड कर देता हूं इसको, ये ऑयल कम पल्सेस क्रॉप है, ऑयल कम पल्सेस क्रॉप है। मैंने क्लासिफिकेशन में भी बताया था, ये तिलहन सह दलहन फसल है, मतलब तिलहन के साथ साथ दाल वाली फसल भी है। याद रखना, ये तिलहन सह दलहन फसल है, मतलब ये तेल के साथ साथ जो है दाल वाली फसल भी है। वैसे तो इसको कंसीडर ही कहाँ किया जाता है, पल्सेस क्रॉप में, लेकिन मेजोरिटी इसका जो प्रोडक्शन है वो किस पर्पज से किया जाता है, ऑयल के पर्पज से किया जाता है, इसीलिए इसको ऑयल सीड के इसमें रखा जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये भी क्या होता है, ऑयल सीड है और ऑयल कम पल्सेस क्रॉप है। ये किस क्रॉप में आएगी, क्योंकि इसकी जड़ों में भी घाटे होती है। याद रखना, ये पल्सेस क्रॉप नहीं है, ऑयल कम पल्सेस क्रॉप है। तो ऑयल सीड क्रॉप भी होती है ना, मोस्ट ऑफ दी ऑयल सीड क्रॉप जो होती है वो भी क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। सारी नहीं करती, जैसे मस्टर्ड नहीं करती क्योंकि उसकी जड़ों में घाटे नहीं होती है। तो ये सोयाबीन की क्रॉप भी क्या करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है। क्यों, क्योंकि इसकी जड़ों में घाटे होती है, राइजोबियम होता है, जो एटमॉस्फेरिक वातावरण, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन उपस्थित है उसका सोइल के अंदर स्थिरीकरण करता है। तो हमें अगली क्रॉप के लिए, उस क्रॉप के लिए 25% कम नाइट्रोजन देने की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों यहां पर ये सेकेंड बात यही आएगी कि इसका भी फैमिली क्या है। तो फैमिली क्या है, इसका कुल या इसका परिवार क्या है, किस परिवार से ये आती है। तो यहां अभी हमने क्या बोला कि ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, तो ये भी किस में आएगी, लेग्यूमिनेसी में। किस में आती है, लेग्यूमिनासी फैमिली के अंदर आती है। इसको फेबेसी भी बोला जाता है। लेग्यूमिनेसी फैमिली का नया नाम क्या है, फेबेसी। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, लिख लेना कॉपी में। लेग्यूमिनेसी को फेबेसी भी बोला जाता है, जैसे पोएसी, ग्रेमिनी को पोएसी बोला जाता है। ठीक है, इसकी एक सब फैमिली भी होती है, पेपिलिनियोसी। पेपिलिनियोसी इसकी सब फैमिली भी है, सब कुछ आपके नोट्स में है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या, नंबर 3, इसका क्रोमोसोम नंबर क्या है। इसका क्रोमोसोम नंबर मतलब वही क्या, गुणसूत्र संख्या, गुणसूत्र। ये सब बताऊंगा मैं कि क्रोमोसोम होता क्या है। क्रोमोसोम कुछ नहीं होता, एक डीएनए ही बोल सकते हो, डीएनए बोल सकते हैं। जैसे हमारे अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं, 23 जोड़े क्रोमोसोम नंबर होते हैं, और इन्हीं क्रोमोसोम नंबर से ही क्या होता है, हमारे आगे जनरेशन बढ़ती है। ठीक है, 22 क्रोमोसोम नंबर एक, और एक जो 23वां क्रोमोसोम नंबर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फर्दर जनरेशन के लिए, है ना। एक्स मिलेगा तो क्या होगा, XY मिलेगा तो क्या होगा। तो ये एक तरीके से क्या है, जेनेटिक मेकअप है। क्रोमोसोम नंबर क्या है, क्रोमोसोम क्या एक तरह से जेनेटिक मेकअप है। जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे, अनुवांशिकी पढ़ेंगे तो अच्छे से वहां पे और डिस्कस करेंगे। तो इसका क्रोमोसोम नंबर क्या होता है बच्चों, क्रोमोसोम नंबर भी आपको सारे मुंह जुबानी याद होने चाहिए। इसका क्रोमोसोम नंबर भी क्या है, 40 है। 2n बराबर 40 है। ठीक है, अगर हेप्लॉइड पूछा जाए तो आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 20, और बेसिक पूछा जाए तो क्या होगा, तो बेसिक क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, हेप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, गेमेट क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, सब कुछ मैं आपको जेनेटिक्स के अंदर समझाऊंगा, और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी हम यहाँ पर सारी चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो हो गया इसका क्या, क्रोमोसोम नंबर।
नंबर 4 बात आती है क्रोमोसोम नंबर के अलावा, इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है, उत्पत्ति स्थान इसका कहाँ है, इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है। तो इसका उत्पत्ति स्थान बच्चों है कहाँ पर, चाइना में, चीन में इसका उत्पत्ति स्थान, इसका जो है स्थान है उत्पत्ति स्थान कहाँ है, चाइना है, लेकिन मुख्य रूप से यूएसए में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। क्लियर है। और हम बात करें ओरिजिन के अलावा, बॉटनिकल नेम फैमिली क्रोमोसोम नंबर ओरिजिन के अलावा हम बात करें इसमें प्रोटीन कंटेंट की, है ना, प्रोटीन कंटेंट कितना परसेंट इसमें पाया जाता है। देन हम इसमें बात करेंगे ऑयल परसेंट की, कि ऑयल इसमें कितना परसेंट पाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो है अति महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऑयल कितना होता है, प्रोटीन इसके अंदर कितना होता है। प्रोटीन रिच क्रॉप पे लगभग 40 से 42% इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, और ऑयल इसमें 20% तक ऑयल इसमें पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन 40 से 42% तक, और इसमें ऑयल कितना पाया जाता है, 20% तक इसमें ऑयल पाया जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पे एक समस्या है, जितनी पल्सेस क्रॉप है हमारी, या जो हमारी जितनी भी ऑयल सीड क्रॉप है, अब जैसे इसमें प्रोटीन जो होता है, जनरली प्रोटीन कौन सा होता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन होता है। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। अब यहाँ सोयाबीन के अंदर एक समस्या है, सोयाबीन के अंदर क्या होता है, सोयाबीन के अंदर एक प्रॉब्लम पाई जाती है, जिसको मैं बोलूँ क्या, यहाँ लिख देता हूँ, उसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिशनल सब्सटेंस। ठीक है, एंटी न्यूट्रिशनल सब्सटेंस मतलब हो सकता है, क्या बोलेंगे इसको, सब्सटेंस मतलब पदार्थ हो गया, न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व हो गया, एंटी मतलब हो गया रोधी। तो ये बोल सकता है पोषक रोधी पदार्थ है, पोषक रोधी पदार्थ मतलब पोषक तत्वों को ये रोक देता है, पोषक तत्वों को बनने नहीं देता है। तो उसे क्या बोला गया है, उसे बोला गया कौन सा सब्सटेंस, ट्रिप्सिन को। ये ट्रिप्सिन एंटी न्यूट्रिशनल सब्सटेंस है, मतलब ये क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं ट्रिप्सिन इनहिबिटर। ट्रिप्सिन इनहिबिटर, इनहिबिटर मतलब रोकना, और ट्रिप्सिन को बनने से रोकना। ट्रिप्सिन एक क्या है, न्यूट्रिशनल है, न्यूट्रेंट है, प्रोटीन है, इसको बनने से ये रोक देता है। कौन, ट्रिप्सिन इनहिबिटर बोला जाता है। ये एंटी न्यूट्रिशनल सब्सटेंस होता है, मतलब ये पोषक तत्व रोधी पदार्थ होता है। कौन सा, ट्रिप्सिन इनहिबिटर, किसके अंदर, सोयाबीन के अंदर, जो पोषक तत्वों को बनने नहीं देता है। तो ये एक क्या हो, इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। पूछा जाता है कि सोयाबीन की क्रॉप में पाया जाता है, तो ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाता है, मतलब बोल सकते हैं इसको क्या, ट्रिप्सिन इनहिबिटर मतलब होता है रोधी, रोधक बोल सकते हो, रोधी बोल सकते हो। ट्रिप्सिन इनहिबिटर ही याद रखना, एग्जाम में ट्रिप्सिन इनहिबिटर ही पूछा जाएगा, ट्रिप्सिन इनहिबिटर ही लिखा मिलेगा, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। मैंने बताया था पूरे वर्ल्ड का, क्या बताया था मैंने, पूरे वर्ल्ड का 50% एरिया और प्रोडक्शन, 50% पूरे विश्व का 50% एरिया और प्रोडक्शन जो है किसका है, सोयाबीन का, अमंग दी ऑयल सीड, अमंग दी ऑयल सीड क्रॉप्स। जो तिलहन फसल है, तिलहन फसलों में पूरे विश्व में 50% तक एरिया और प्रोडक्शन जो है किसका है, सोयाबीन क्रॉप का है। किसका है, सोयाबीन क्रॉप का। विश्व में 50% जो है एरिया और प्रोडक्शन कवर करता है, कौन, सोयाबीन क्रॉप। किसके बीच में, तिलहन फसलों के बीच में। तेल वाली फसलों में 50% एरिया और उत्पादन जो है वो किसका है, सोयाबीन क्रॉप का है। क्लियर है। और क्या चीजें इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, प्रोटीन कंटेंट हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिया, ट्रिप्सिन इनहिबिटर इसके अंदर पाया जाता है। अब बात करते हैं कि प्लांट टाइप किस टाइप का है, इसके प्लांट टाइप की बात करते हैं, किस टाइप का ये प्लांट है। तो ये जो प्लांट है बच्चों, सोयाबीन जो है आपको पता होना चाहिए, ये खरीफ क्रॉप है, वर्षा ऋतु में लगाई जाने वाली फसल है। और खरीफ क्रॉप जो होती है, हमने पहला जितनी भी खरीफ क्रॉप होती है वो सब की सब क्या होती है, वो शॉर्ट डे प्लांट होती है, दीर्घ प्रकाश अवधि वाली फसल होती है, सॉरी लघु प्रकाश अवधि वाली फसल होती है। तो प्लांट टाइप जो है ये किस टाइप का फसल है, तो ये है कौन सा, शॉर्ट डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है, लघु प्रकाश अवधि फसल है। कैसा है, लघु दिवस फसल है, लघु दिवस फसल है, ये लघु दिवस फसल है। कौन सी, सोयाबीन। मतलब इसको दिन का तापमान कितना चाहिए, 12 घंटे से कम
तापमान, तो दिन का प्रकाश इसको 12 घंटे से कम चाहिए रहता है। और शॉर्ट डे प्लांट है, और कौन सा प्लांट है, ये है C3 प्लांट, C3 पौधा है, ठीक है। प्लांट क्या है, ये सोयाबीन जो है C3 पौधा है। देखो C4 में आपको मोस्टली क्या याद रखना है, C4 में याद रखना आपका शुगर केन और मक्का मोस्ट इंपॉर्टेंट है C4 प्लांट के लिए क्रॉप फिजियोलॉजी में, हालांकि मैं फिर से पढ़ाऊंगा। और पर यहाँ पे आप याद रख सकते हो कि जो C4 में है महत्वपूर्ण है शुगर केन और मक्का मेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट C4 प्लांट है। इसके अलावा सोरगम भी है, बाजरा भी है, ये चारों याद रख सकते हो, मेज, सोरगम, शुगर केन और बाजरा, ये चारों के चारों C4 है। और अगर C4 का पूछेगा तो इन्हीं चारों में से आपसे पूछा जाएगा। और मोस्ट ऑफ दी बाकी सारी आप C3 में याद रखिए, ठीक है। तो ये C4 प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है। इसका जो फ्रूट टाइप है वो कौन सा है, इसका जो है फ्रूट टाइप मतलब फल प्रकार की अगर हम बात करें, इसका जो है फल प्रकार किस प्रकार का है, इसका फल प्रकार की हम बात करें तो फल प्रकार क्या है इसका, इसमें क्या होती है, फल पोड होते हैं, फली होती है, क्या होती है, पोड, फली होती है, इसमें फली बनती है सोयाबीन के अंदर, तो फल प्रकार हो जाएगा यहाँ पे पोड, ठीक है। ये तो फल प्रकार हो गया। अब इसमें इन्फ्लोरोसेंस पूछा जाता है कि सोयाबीन के इन्फ्लोरोसेंस को क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरोसेंस को क्या कहते हैं, मतलब सोयाबीन में जो पुष्प क्रम होता है, इन्फ्लोरोसेंस होता है, उसको क्या बोला जाता है, तो सोयाबीन के इन्फ्लोरोसेंस को रेसिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेसिम बोलो या प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है, रेसिम इसको बोला जाता है, ठीक है। सोयाबीन के इन्फ्लोरेसेंस को रेसिम कहा जाता है। इतनी बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई, सारी चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 बाय 1 क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है। आपको भी इसी तरीके से याद रखना है। ये इन्फ्लोरेसेंस पूछो, इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, सोयाबीन का पुष्पक्रम क्या होता है, रेसिम होता है, फ्रूट टाइप पोड होता है, सारी चीज़ें। अब इसकी बात करें, इसमें सोइल किस टाइप की चाहिए रहती है, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे कि इसको किस प्रकार की मृदा चाहिए, सोइल टाइप इसका क्या होना चाहिए, किस प्रकार की सोइल इसके लिए सूटेबल है। तो सोइल टाइप की बात करें, किस टाइप की सोइल में ये अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, मृदा इसको किस प्रकार की चाहिए रहती है, तो इसके लिए जो मृदा सूटेबल है वो है ब्लैक कॉटन सोइल। कौन सी, ब्लैक कॉटन सोइल इसके लिए बेस्ट है, या हम बोल सकते हैं कि क्ले सोइल जो है इसके लिए बेस्ट होती है, ठीक है। काली कपास मृदा हम बोल सकते हैं, काली कपास मृदा, ठीक है, काली कपास मृदा इसके लिए जो है बेस्ट होती है और इसके प्रति काफ़ी अफेक्टिव होती है, ठीक है। तो ये सोइल टाइप हमने समझा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, अब यहाँ पे इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। इसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन यहाँ पे बात की गई है क्लासिफिकेशन की सोयाबीन के अंदर। तो यहाँ पे हम इसके क्लासिफिकेशन को अब डिस्कस करेंगे, वर्गीकरण को डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है वो है मंचूरियन क्लासिफिकेशन, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन कौन सा है, मंचूरियन क्लासिफिकेशन, ठीक है। मंचूरियन क्लासिफिकेशन है यहाँ पर पहला। इसी तरीके से जो है टोटल 5 तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है। सेकेंड क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें सेकेंड क्लासिफिकेशन है वो है जापानी। सेकेंड कौन सा है, जापानी क्लासिफिकेशन है दूसरा। तीसरा बात करें जापानी के बाद आता है मोर्टन, ठीक है। कौन सा है, मोर्टन क्लासिफिकेशन है। चौथा क्लासिफिकेशन इसमें है हॉर्ज और पांचवा क्लासिफिकेशन है अमेरिकन क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका हॉर्ज और ये हो जाएगा अमेरिकन। 3 तरीके से, टोटल 5 तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है, मंचूरियन, जापानी, देन फिर मोर्टन, हॉर्ज और अमेरिकन क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन किस आधार पर है, तो ये क्लासिफिकेशन है सीड के कलर, बीज के कलर के आधार पर, उसके साइज के आधार पर, उसके शेप के आधार पर और उसकी परिपक्वता या मैच्योरिटी के आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है। तो मंचूरियन की बात करें तो जो मंचूरियन क्लासिफिकेशन इसका दिया गया है वो किस आधार पर था, तो मंचूरियन क्लासिफिकेशन जो इसका दिया गया था उसका आधार था सीड कलर। क्या था, सीड कलर इसका आधार था। यही याद रखना कि बीज का जो कलर है,
बीज कलर जो है, बीज का जो रंग है वही इसका आधार था मंचूरियन क्लासिफिकेशन। मंचूरियन क्लासिफिकेशन जो था किस आधार पर था, तो बीज रंग के आधार पर या बीज के कलर पे आधार पर। क्यों, देखो सोयाबीन जो है आपने इसमें जो कलर क्या हो सकते हैं, एक तो येलो कलर हो सकता है सोयाबीन का, है ना, येलो के बाद ब्लैक कलर सोयाबीन होती है और ग्रीन कलर, 3 कलर आपने देखे होंगे। येलो कलर, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एमपी में येलो कलर, येलो वाली हुई सोयाबीन होती है, और जब वो इमेच्योर होती है, जब पकती नहीं है, तब उसका जो क्या होता है, कलर ग्रीन होता है। और जो ब्लैक कलर आपने देखा होगा, जो काले रंग की सोयाबीन होती है, वो कहाँ होती है, वो महाराष्ट्र में होती है, महाराष्ट्र में होती है काले रंग की सोयाबीन। और उसका जो ब्लैक कलर होता है वो किस कारण से होता है, याद रखना, एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन की वजह से, किसकी वजह से, एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन की वजह से, ठीक है, एंथोसाइनिन के कारण। एंथोसाइनिन क्या है, एक पिगमेंट है जिसकी वजह से क्या होता है, उसका कलर ब्लैक होता है, काला होता है, याद रखना। तो पहला क्लासिफिकेशन मंचूरियन के अकॉर्डिंग था, उन्होंने सीड के आधार पर, सीड के कलर के आधार पर इसको क्लासिफाई किया है। सीड आप देखोगे सोयाबीन के येलो कलर, ब्लैक कलर और ग्रीन कलर का होता है। येलो कलर जो मोस्ट ऑफ दी आप सोयाबीन देखोगे एमपी के अंदर वो येलो ही मिलेगी आपकी, और कहीं भी देखोगे तो येलो ही मिलेगी। ग्रीन जो है इमेच्योर सीड, जब सीड पोड के अंदर होता है, फली के अंदर होता है, तो ग्रीन कलर का होता है। देन उसके बाद ब्लैक कलर, ब्लैक कलर की जो सोयाबीन है वो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, और वो ब्लैक कलर किस कारण से होता है, तो एंथोसाइनिन एक पिगमेंट होता है, उसकी वजह से उसका रंग जो है ब्लैक होता है। दूसरा जो है जापानी, ये जो जापानी क्लासिफिकेशन है सोयाबीन का, ये किस बेस पे है, तो ये है शेप, मतलब शेप एंड कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड, मतलब यहाँ पे 2 चीजें, सीड कलर तो है, साथ में उसका आकार भी, कि सीड का रंग और उसका आकार, ठीक है, बीज का रंग, बीज का रंग और आकार कैसा है, बीज का रंग और उसके आकार के आधार पर यह जापानी क्लासिफिकेशन दिया गया है। पहला मंचूरियन बीज कलर के आधार पर था, दूसरा आकार और उस रंग के आधार, दोनों के आधार पर है। तीसरा जो है मोर्टन क्लासिफिकेशन, ये साइज एंड शेप ऑफ सीड, साइज एंड शेप ऑफ सीड, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीज का आकार और बीज का क्या आ जाएगा, यहाँ पे शेप और साइज दोनों, ठीक है, शेप भी आ जाएगा और साइज, किस तरीके का शेप है उसका और उसका साइज कितना है, दोनों आ जाएगा, आकृति और आकार दोनों, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आकृति होगी कि बीज की आकृति क्या है, और यहाँ आ जाएगा बीज का आकार और आकृति, आकार और आकृति दोनों के आधार पर जो है क्लासिफिकेशन कौन सा है, मोर्टन का। हॉर्ज का जो क्लासिफिकेशन ये है साइज ऑफ पोड, पोड जो फली है उसकी साइज, ठीक है, फली का आकार, फली का आकार कितना है उस आधार पर हॉर्ज क्लासिफिकेशन है। और जो अमेरिकन क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पर दिया गया है, मैच्योरिटी ऑफ सोयाबीन क्रॉप, कि जो सोयाबीन की फसल है उसकी परिपक्वता के आधार पर, ठीक है, परिपक्वता ऑफ सोयाबीन सीड बोल सकते हैं कि जो सोयाबीन का बीज है उसकी परिपक्वता, सोयाबीन की जो फसल है उसकी परिपक्वता के आधार पर जो है अमेरिकन क्लासिफिकेशन दिया गया है। ये 3 तरीके के क्लासिफिकेशन है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि शेप एंड साइज के आधार पर कौन सा क्लासिफिकेशन है, सीड कलर के आधार पर कौन सा क्लासिफिकेशन है, मैच्योरिटी के आधार पर कौन सा क्लासिफिकेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब सीड की बात की है तो अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, सीड रेट की, कितनी सीड रेट इसकी रिक्वायर्ड होती है, बीज दर कितनी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, बीज दर कितनी आवश्यक होती है सोयाबीन के अंदर। तो सीड रेट की बात करें, नॉर्मल सोइंग में इसको लगभग चाहिए 70 से 80 केजी पर हेक्टेयर, नॉर्मल सोइंग में, ठीक है, कौन सी, सामान्य बुआई में, नॉर्मल सोइंग में, सामान्य बुआई में कितनी सीड रेट चाहिए, 70 से 80। और अगर लेट सोइंग कर रहे हो तो 100 से 120 केजी पर हेक्टेयर चाहिए, ठीक है, किसके लिए, लेट सोइंग के लिए, देरी से बुआई, लेट सोइंग के लिए, देरी से अगर बुआई कर रहे हैं तो कितनी चाहिए, 100 से 120 केजी, 100 से 120 केजी रिक्वायर्ड होती है जब अगर हम देरी से सोइंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस आधार पर हम सोइंग कर रहे हैं तो इसकी स्पेसिंग, फसल अंतरण भी होगा, फसल अंतरण मतलब स्पेसिंग इसको कितनी रिक्वायर्ड होती है, स्पेसिंग इसको कितनी रिक्वायर्ड होती है।
तो आप लिख सकते हो 30 से 45 गुणित 10 से 15। इसको क्या चाहिए, फसल अंतर स्पेसिंग की ज़रूरत होती है। डेप्थ की ज़रूरत है, कितने डेप्थ तक आप जो है गहराई तक जो है बुआई करेंगे इसकी, तो 3 से लेके 4 सेंटीमीटर इसकी आपको डेप्थ रखना है। और सोइंग करते कब है इसकी, तो हम सभी लोग जानते हैं ये खरीफ क्रॉप है, जून जुलाई में इसकी सोइंग होती है। और जून जुलाई में भी अगर पूछा जाए स्पेसिफिक कि सोइंग टाइम क्या है इसका, बुआई का समय क्या है, स्पेसिफिक समय अगर पूछा जाए तो याद रखना लास्ट वीक ऑफ जून, जून का आखिरी सप्ताह से लेकर फर्स्ट फोर्थ नाइट ऑफ जुलाई, फर्स्ट फोर्थ नाइट ऑफ जुलाई मतलब जुलाई का पहला पखवाड़ा। क्या लिखेंगे, जून का आखिरी सप्ताह, जून का आखिरी सप्ताह से लेकर, जून के आखिरी सप्ताह से लेकर क्या, जुलाई का पहला पखवाड़ा, जुलाई का पहला पखवाड़ा, इस बीच में आप इसकी सोइंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर लेट सोइंग करेंगे तो सीड रेट हमें बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग स्पेसिंग जो है, अब हम सीड रेट बढ़ा रहे हैं मतलब स्पेसिंग कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बता दूं अगर हम लेट सोइंग करें तो यहाँ पे 30 गुणित 10 रखी जाती है। ठीक है, यहाँ पर कम है, लगभग यहाँ 45 गुणित 15 रखेंगे या 60 गुणित 20 रखेंगे। इसी आधार पर हमने 30 से 15 से लेकर 10 से 15 जो है इसकी रो टू रो और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग रखी है। तो ये बात हो गई यहाँ पर कि सीड रेट क्या है, स्पेसिंग क्या है, सोइंग टाइम है, कब हम बुआई करेंगे। देन हम बात आती है कि इसमें मेथड कौन सी यूज़ की जाती है सोइंग के लिए। सोइंग के लिए इसमें कौन सी मेथड यूज़ की जाती है, सोइंग मेथड क्या होती है इसकी, तो सोइंग अगर मेथड का याद करें, बुआई विधि की बात करें तो इसकी बोने की जो विधि होती है वो रीज एंड फरो मेथड होती है। कौन सी, रीज एंड फरो मेथड होती है। ठीक है, रीज एंड फरो मतलब इस तरीके से, ये आप अगर सोयाबीन की फील्ड देखोगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। तो ये वाला पार्ट है, ये कौन सा है, ये रीज है, और ये अंदर मुड़ा वाला पार्ट ये फरो है। तो सोयाबीन कहाँ लगाई जाती है, जो रीज होता है, रीज होता है ये यहाँ पर होती है, इस पर होती है सोयाबीन का प्लांट। ठीक है, तो रीज एंड फरो मेथड इसमें यूज की जाती है। ठीक है, मेड़ एंड कूड़ विधि क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, इसको बोला जाता है मेड़ एवं कूड़ विधि। तो ये हो गया आपका मेड़, ठीक है, और ये हो गया आपका, ये जो है खाली ये हो गया आपका कूड़। तो मेड़ एंड कूड़ विधि इसमें उपयोग की जाती है किसके अंदर, सोयाबीन की सोइंग के लिए। अब बात करते हैं इसकी महत्वपूर्ण वेराइटीज़ की, किस्मों की। ठीक है, महत्वपूर्ण वैरायटी या किस्मों की बात करते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण वैरायटी और किस्म की अगर हम बात करें तो इसमें जो है महत्वपूर्ण किस्म है वो है कौन सी, विदेशी किस्मों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है इसके अंदर सोयाबीन के किस्मों की हम बात कर रहे थे। तो सोयाबीन के किस्म या वेराइटीज़ की बात करें तो दो अलग अलग तरीके से है यहाँ पे। एक होती है कौन सी वैरायटी, एक जो है हमारी अमेरिकन वैरायटी बोल सकते हैं या जो विदेशी किस्म है, दूसरी जो है इंडियन किस्म है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण है कौन सी, विदेशी जो किस्म है हमारी, जो अमेरिकन किस्म है वो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसमें कौन सी है, ब्राग, ये जो किस्म है, ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, ब्राग। इसमें सेकेंड जो किस्म है वो है ली, ब्रेटली से याद रख सकते हो, ब्रागली, ब्रागली, ब्रेटली, ब्रागली। ठीक है, तो ब्रैग ली मतलब ब्राग और ली, और ब्रेटली आप याद रख सकते हो, जो है क्या है ऑस्ट्रेलिया का एक फास्टर बॉलर था, उसके नाम पे आप याद रख सकते हो ब्रेटली मतलब ब्राग ली। फिर क्लार्क भी एक क्रिकेटर है, माइकल क्लार्क, वो भी का है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से हैं, तो उसके नाम पर भी आप याद सकते हो क्या, क्लार्क 63, क्लार्क 63 सारे खिलाड़ी के नाम है। चौथा आप याद रख सकते हो क्या हो गया, ब्राग, ली, क्लार्क। क्लार्क के बाद एक होता है ब्लैक हर्ट, ब्लैक हर्ट जो है वो भी इसकी वैरायटी है। ठीक है, ली हो गया, क्लार्क 63 और ब्लैक हर्ट। ये जो किस्म है कौन सी है, ये विदेशी किस्म है जो क्या है सोयाबीन की अति महत्वपूर्ण किस्म है, ब्राग, ली, क्लार्क और ब्लैक हर्ट। ठीक है, इंडियन किस्मों की बात करें या भारतीय किस्मों की बात करें, वैरायटीज़ की बात करें तो उसमें जो है आपको महत्वपूर्ण कौन कौन सी हो याद रखना है। कौन सी वैरायटी, इंडियन वैरायटीज़ की अगर मैं बात करूं, इंडियन किस्मों की बात करूं तो इसमें आपको याद रखना है JS 335, JS 9560,
JS 9305, ठीक है, JS 9305 अंकुर होती है। 9305 के बाद क्या है, अंकुर। ये महत्वपूर्ण किस्में हैं जो आपको याद रखनी है, JS 335, JS 9507 और JS 9572, ये महत्वपूर्ण किस्में हैं जो आपको याद रखनी है। क्लियर है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये तो सारी क्या हो गई, वेराइटीज हमारी किस्में हो गई। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है इंसेक्ट पेस्ट है, उसको आपको याद रखना है। सबसे पहली बात करते हैं इसमें इंसेक्ट जो है, महत्वपूर्ण इंसेक्ट कौन कौन से यहाँ पर लगते हैं सोयाबीन के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंसेक्ट की, जो कीट हैं वो कौन कौन से हैं। हालांकि कीट के बारे में हम पैथोलॉजी के अंदर अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, कौन सा कीट किस क्रॉप के लिए क्या नुकसान पहुंचाता है, क्या उसके सिम्टम होते हैं और क्या वो फसलों पर किस तरीके से अटैक करता है, वो सारा हम पैथोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। बट यहाँ आप एटलीस्ट कम से कम नाम याद कर सको फसल के साथ कि इस फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं, तो वो नाम आपको याद कर लेना है फिलहाल, ठीक है। बाकी इसकी डिटेल हम पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। कीट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण कीट की अगर बात करें तो स्टेम फ्लाई लगता है। क्या होता है, स्टेम फ्लाई, ठीक है। दूसरा यहाँ पे गर्डल बीटल, गर्डल बीटल अति महत्वपूर्ण कीट है, गर्डल बीटल, ठीक है। पॉड बोरर यहाँ पर लगता है, पॉड बोरर। एफिड या बोल सकते हैं इसको क्या अपना, व्हाइट फ्लाई इसमें लगता है, व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई जो है ये वेक्टर है किसके लिए, येलो मोजेक डिजीज के लिए। सोयाबीन में एक महत्वपूर्ण रोग होता है, वायरस रोग, संक्रमित रोग, जिसको हम क्या बोलते हैं, येलो मोजेक, ठीक, येलो मोजेक लगता है। वो जो वायरस है वो कौन फैलाता है, तो वो फैलाने वाली जो मक्खी है ये व्हाइट फ्लाई है, ठीक है। बमेशिया टिबिकाई नाम क्या है इसका, इसका अगर नाम करें तो ये है बमेशिया टबेकाई, ठीक है। बमेशिया टबेकाई जो है ये व्हाइट फ्लाई का जो है साइंटिफिक नेम है, और ये क्या करती है, ये वेक्टर है, याद रखना किसका वेक्टर है, ये वाहक है, ये वाहक है किस रोग का, ये वाहक है येलो मोजेक, येलो मोजेक का, ठीक है, येलो मोजेक का, या जो है हम बोल सकते हैं क्या, पीला मोजेक। और ये बीमारी सबसे अधिक किस वैरायटी में पाई गई, तो JS 335, JS 335 में सबसे ज़्यादा इसका अटैक होता है येलो मोजेक का। और कौन फैलाता है, तो ये व्हाइट फ्लाई जो मक्खी है वो जो है वेक्टर का काम करती है येलो मोजेक डिजीज के लिए। पॉड बोरर का जो नाम है वो क्या आप लिखोगे, ठीक है। पॉड बोरा जो है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, ये इसका साइंटिफिक नेम है। गर्डल बीटल की बात करो तो ये आ जाएगा ब्रेवरीज, ओबेरियोप्सिस बेवरीज नाम इसका। और स्टेम फ्लाई जो है वो क्या है, मेलानोग्रोमाइजा, मेलानोग्रोमाइजा सोजी, ठीक है, मेलानोग्रोमाइजा सोजी। तो स्टेम फ्लाई जो है तना मक्खी जो है, ठीक है, हिंदी में नाम लिखना चाहो तो लिख लो, इसको बोलते हैं तना मक्खी, ये तना मक्खी है, ठीक है। ये गर्डल बीटल है, गर्डल बीटल है, ठीक है। और गर्डल बीटल, ठीक है, गर्डल बीटल के बाद ये हो गया फली छेदक, फली छेदक कीड़ा है। और ये है सफेद मक्खी, सफेद और मक्खी। और सफेद मक्खी जो है ये पीला मोजेक के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी, सफेद मक्खी। क्लियर है। तो सोयाबीन की क्रॉप में जितने भी फैक्ट है सारा हमने डिस्कस किया। ये जो है यहाँ पर अब सबसे पहली चीज़ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लो यहाँ पे सोयाबीन का, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो सोयाबीन ऑयल है, जो वेजिटेबल ऑयल है, तो सोर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल के बारे में बात करते हैं। सोर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल, सोर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल, या हम बोल सकते हैं कि जो खाद्य तेल है, खाद्य तेल के स्रोत में, जो हमारा खाद्य तेल है, खाद्य तेल के स्रोत या सोर्स, खाद्य तेल के स्रोत में ये जो है फसल है हमारी, ये वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है। वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर, ये विश्व में फर्स्ट नंबर पर है, विश्व में पहले स्थान पर है सोयाबीन सोर्स ऑफ वेजिटेबल के लिए, ठीक है। क्यों फर्स्ट नंबर पर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में अगर किसी ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है खाने के लिए
वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, वर्ल्ड की, विश्व की बात कर रहा हूँ। विश्व में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन ऑयल के बाद ग्राउंडनट ऑयल यूज़ किया जाता है। ग्राउंडनट के बाद मस्टर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले विश्व में सोयाबीन ऑयल का इस्तेमाल, उसके बाद मूंगफली के बाद यहाँ पर सरसों के तेल का उपयोग किया जाता है खाने में। जबकि अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली, उसके बाद मस्टर्ड और उसके बाद जो है सोयाबीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सोयाबीन का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब हमारे यहाँ से जो सोयाबीन है, मोस्ट ऑफ द सोयाबीन जो है एक्सपोर्ट की जाती है, बाहर भेजी जाती है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर देखो आप ग्राउंडनट, फिर मस्टर्ड और फिर सोयाबीन, और विश्व में देखो तो सोयाबीन, ग्राउंडनट और मस्टर्ड। क्लियर है? सारी चीज़ें जितनी भी हमने यहाँ पर डिस्कस की सोयाबीन के बारे में, उसका सबसे स्टार्टिंग से लेकर ऑयल परसेंट, सारी चीज़, इन्फ्लोरेसेंस, फूड, फिर उसकी सॉइल, फिर उसके बारे में हमने वेराइटीज़ पढ़ी, जितना भी था फैक्ट सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमपी है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।